हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय पंकज रजौरिया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा 12th बिजनेस स्टडी की एक क्लास, जिसके अंदर हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो है, अगर हम मैनेजमेंट वाले चैप्टर की बात करें तो उसका लास्ट टॉपिक है। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जैसे हमने मैनेजमेंट में पढ़ा, मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं कुछ। लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने मैनेजमेंट के क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हमने आपको पढ़ाए थे बच्चे। अगर आपने वो 5 फंक्शन पिछली क्लास में नहीं पढ़े ना, तो बेटा इससे पहले ना एक पिछली वाली क्लास जाके ले लेना। ठीक है, आपको मैनेजमेंट के वो 5 फंक्शंस पता लग जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। तो मैनेजमेंट के उन 5 फंक्शंस के अलावा एक और काम मैनेजमेंट को अलग से करना पड़ता है। एक और फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है जी, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। वो क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? हमने बोला मैनेजमेंट के 5 काम है। ठीक है जी। 5 काम कौन कौन से थे वो? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सर उन सब को जो फंक्शन थे उनको कोऑर्डिनेट भी तो करना है ना, एक दूसरे से जोड़ना भी तो है ना। तो उनको एक दूसरे से जोड़ के रखने को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। समझ में आया? वो भी तो एक काम होगा ना। जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग स्टाफिंग होनी चाहिए, स्टाफिंग उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टिंग होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? सारे फंक्शन में एक क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। उनका क्या होना चाहिए? एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उन सभी फंक्शन के अंदर। अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती। मैच नहीं करी ना एक चीज़। प्लानिंग आपने किसी और चीज़ की, ऑर्गेनाइजिंग आप किसी और चीज़ की कर रहे हो, स्टाफ कोई और ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टाफ कहीं और से लेके आ रहे हो। अगर सारी चीज़ें आपस में नहीं मैच करेगी तो कहाँ से काम चलेगा? ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोऑर्डिनेशन हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। कोऑर्डिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। हम बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, जोड़ते हैं। कोऑर्डिनेशन के अंदर हमें बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को जोड़ना होता है, सारे डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को भी जोड़ना होता है, जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं मेन 4 की बात करूँगा। एक सबसे पहले सेल्स वाला। सबसे पहले कौन सा वाला? सेल्स वाला। सेल्स वालों को किससे कोऑर्डिनेट करना है? प्रोडक्शन वालों से। सेल वाले क्या कहेंगे? भाई हमें ये सामान बेच के आना है, तो प्रोडक्शन वालों को बोलेंगे कि भाई ये वाला सामान बना दो। दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है ना। अब प्रोडक्शन वाले को कोऑर्डिनेट किससे करना है? परचेज वाले से, कि भाई मुझे ये सामान बनाना है तो मुझे ये रॉ मटेरियल खरीद के ला दो। अब परचेज वाला किससे कोऑर्डिनेट करेगा? फाइनेंस वाले से। फाइनेंस वाला क्या बोलेगा? वो परचेज वाला फाइनेंस वाले को क्या बोलेगा? परचेज वाला फाइनेंस वाले को बोलेगा, कहेगा भाई साहब मेरे को ये सामान खरीद के लाना है, इसके लिए पैसे दे दो। अब कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस को समझो सर। सेल्स वाले की बात प्रोडक्शन वाला नहीं सुन रहा, प्रोडक्शन वाले की बात परचेज वाला नहीं सुन रहा, परचेज वाले की बात फाइनेंस वाला नहीं सुन रहा, तो कैसे काम चलेगा? इन चारों डिपार्टमेंट में आपस में क्या चाहिए? एक अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए, तभी कंपनी काम कर पाएगी। अगर इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो कंपनी काम नहीं कर सकती। समझ में आ रही बेटे बात? तो हम लोग सारे डिपार्टमेंट में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। चलो मैंने माना कि सारे डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर किसी एक डिपार्टमेंट ने भी कोऑर्डिनेशन छोड़ दिया ना बीच में, तो भी सारा पानी पानी आना बेटा, तो भी चीज़ें काम नहीं आएगी। किसी भी एक डिपार्टमेंट को हटा दो, कोई भी एक डिपार्टमेंट काम करना बंद कर दे। एग्जाम्पल ले लो सेल्स वालों को। फाइनेंस वालों ने पैसे भी दे दिए, परचेज वाले खरीद के भी ले आए, प्रोडक्शन वालों ने बना भी दिया, सेल वालों ने बेचा ही नहीं, क्या कर लेंगे? है ना। बीच में फाइनेंस वालों ने पैसा दे दिया, परचेज वाले खरीद भी लाए, प्रोडक्शन वालों ने बनाया नहीं, बेचारा सेल्स वाला क्या कर लेगा? पर सेल्स वाला ऑर्डर ले आया, प्रोडक्शन वालों ने माल बनाना है, परचेज वाला खरीद के नहीं लाया, वो क्या कर लेगा? अब अगर फाइनेंस वाला पैसा ना दे, परचेज वाला खरीद नहीं सकता, प्रोडक्शन वाला बना नहीं सकता, सेल्स वाला बेच नहीं सकता। तो कोई एक डिपार्टमेंट भी बीच में गड़बड़ करेगा ना बच्चे, तो भी क्या हो जाएगा? कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? हर एक डिपार्टमेंट में आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हर एक डिपार्टमेंट आपस में मैच मिल के काम करे, हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना है। ये मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही ये होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है जी। तो हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में आगे, फटाफट स्क्रीन पे देखते हैं बेटे। अपार्ट फ्रॉम द 5 फंक्शन, जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, उसके अलावा द कोऑर्डिनेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, उसके अलावा कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन दिस फंक्शन द मैनेजर ट्राई टू सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट। इसमें मैनेजमेंट क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज का मतलब यूनाइट करता है, इकट्ठा करता है। कोऑर्डिनेशन बाइंड द ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को आपस में बाइंड कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटे, ध्यान से सुनना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया भी हुआ है, कई बार बोलते हैं व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एसेंस क्या है, ठीक है, 1 नंबर में पूछ लेंगे व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट। सर एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट अगर आपसे पूछा है तो मैनेजमेंट का एसेंस किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेशन को बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक एसेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है जी। मैनेजमेंट के जो 5 फंक्शन है ना, अगर वो 5 के 5 फंक्शन मैनेजमेंट ने अच्छे से प्लान भी कर लिया, अच्छे से सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर उन 5 फंक्शन में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैनेजमेंट अपना काम अच्छे से कर नहीं पाएगा। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा एसेंस है, बहुत ही ज़्यादा एसेंस है कोऑर्डिनेशन की। पूरी कंपनी का मैनेजमेंट फेल होगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ तो। कंपनी अपने गोल अचीव नहीं कर सकती, कोई भी कंपनी अपने गोल अचीव नहीं कर सकती अगर उस कंपनी में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो। कैसे मैनेजमेंट को हमने माना कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट के अंदर एसेंस जो है वो कोऑर्डिनेशन ही है। किस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एक एसेंस है, पढ़ते हैं बेटा ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म द ऑल द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। सर मैनेजमेंट के सभी फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मैनेजमेंट के सभी फंक्शन में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे आपने प्लानिंग की है, पहले अपने सबसे पहले क्या किया आपने, प्लानिंग की है, कोऑर्डिनेशन का काम वहीं से स्टार्ट हो गया। प्लानिंग की है, सर प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग से कोऑर्डिनेट करके ही ऑर्गेनाइजिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग से कोऑर्डिनेट करके स्टाफिंग करनी है, स्टाफिंग से कोऑर्डिनेट करके डायरेक्टिंग करनी है, डायरेक्टिंग से कोऑर्डिनेट करते हुए फिर कंट्रोलिंग करनी है। कंट्रोलिंग के अंदर क्या करते हैं हम, प्लानिंग से जाकर मैच करते हैं कि उससे मैच करे कि नहीं करनी है। तो सारे फंक्शन क्या होने चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेट होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए, तभी तो मैनेजमेंट अच्छे से काम कर पाएगा। तो देखो सारे फंक्शन के अंदर क्या चीज़ ज़रूरी है, कोऑर्डिनेशन। क्या जरूरी है, सारे फंक्शन में कोऑर्डिनेशन बड़ा ज़रूरी है। ध्यान से सुनो बच्चे, हमने सबको लिखा भी है। तो कोऑर्डिनेशन बिगिंस विद द प्लानिंग फंक्शन। कोऑर्डिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, प्लानिंग फंक्शन से ही स्टार्ट हो जाता है। बेस्ड ऑन द प्लान द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज प्रिपेयर्ड। सर जैसे हमने प्लान किया है, प्लान के अकॉर्डिंग तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो जो ऑर्गेनाइजिंग का जो फंक्शन है किस पे बेस है, प्लानिंग पे बेस है, कोऑर्डिनेट करता है इससे। अब जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है, हमें उसी के अकॉर्डिंगली स्टाफ चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग तय करते हैं ना बेटा, कितनी यूनिट होती है, कितनी सब यूनिट होती है, सारी बातें वहीं से तय करते हैं। तो स्टाफ इज रिक्रूटेड, सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। जो आप स्टाफ रिक्रूट करोगे, सिलेक्ट करोगे, उसको अडाप्ट करोगे, किसके अकॉर्डिंगली करोगे, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के अकॉर्डिंग करना है आपने सब कुछ। फिर डायरेक्शन गिवन एज पर प्लान। जो आप एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन दोगे कि भाई ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, वो भी किसके अकॉर्डिंगली दोगे, अपने प्लान के अकॉर्डिंगली दोगे। तो सारी चीज़ें क्या है, आपके प्लान से कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। सारी चीज़ें क्या है, आपकी प्लानिंग से कोऑर्डिनेट कर रही है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्लानिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, डायरेक्टिंग आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कंट्रोलिंग भी आपकी प्लानिंग से मैच करनी चाहिए। कंट्रोलिंग में आपने क्या करना है, अपनी प्लानिंग से मैच करके देखना है कि जो आपने काम किया है वो आपके प्लानिंग से मैच कर रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग इंश्योर द डिस्क्रिपेंसी। कंट्रोलिंग में लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिपेंसी निकालते हैं, पता लगाते हैं क्या कमी है इन द प्लान एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस। हमने प्लान किया था 400 यूनिट बनानी है, एक्चुअल में हमने कितनी यूनिट बनाई, 300 यूनिट बनाई, 100 यूनिट की क्या निकली, डिस्क्रिपेंसी निकली। उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप देख रहे हैं। हम लोग आगे चल रहे हैं बेटा फटाफट सेकंड पॉइंट पे। द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड ऑफ एट एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो है ना बेटा वो मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे जरूरी है। मैनेजमेंट के कितने लेवल है, पिछली क्लास में पढ़ाया था हमने, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल के 2 नाम और बताए थे बच्चे, बताना एक बार, सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल। लोअर लेवल मैनेजमेंट के 2 नाम और बताए थे बेटा, याद रखना हमेशा, पेपर में पूछ लेंगे वो। तो मैनेजमेंट में कितने लेवल थे, 3 लेवल थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। लोअर लेवल के 2 नेम,
सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेशनल लेवल भी लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही कहते हैं। हम लोग बात करते हैं बेटा ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, कोऑर्डिनेशन जो है ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कैसे काम करता है। देखो अब सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करो। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम पता है क्या है? उनका काम है पूरी कंपनी को संभालना। टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट क्या करेगा? कंपनी की सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना जरूरी है उसे, वो सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा, एक एक एक्टिविटीज़ को। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा किसने ले रखा है? टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ले रखा है। ठीक है जी, सॉरी बेटा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा किसके पास है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारी एक्टिविटीज को क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करेगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, अब बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट पता कैसे काम करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट अप्लाई कहाँ पे करता है? वो अप्लाई करता है डिपार्टमेंट वाइज। टॉप लेवल वालों ने क्या किया? नीचे अपने कुछ डिपार्टमेंट बना दिए, फिर डिपार्टमेंटल एक हेड बना दिया, वो है मिडिल लेवल मैनेजर। जैसे टॉप लेवल मैनेजर ने क्या किया? मैंने बोला 4 डिपार्टमेंट बना दिए, सेल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर और एक फाइनेंस मैनेजर। ये चारों के चारों जो है ना, ये बेटा मिडिल लेवल मैनेजर है। इन सब का काम क्या है? पर्टिकुलर अपने अपने डिपार्टमेंट को देखना। फाइनेंस वाला खाली फाइनेंस के लिए जिम्मेदार है, उसको सेल्स वाले से कोई मतलब नहीं है। कल अगर सेल्स के टारगेट पूरे नहीं हो रहे तो आप फाइनेंस वाले की गर्दन नहीं दबाओगे। फिर है परचेज मैनेजर को खाली परचेज से मतलब है। कल अगर पैसे नहीं दे रहे तो फाइनेंस की जिम्मेदारी है, सामान नहीं बन रहा तो प्रोडक्शन की जिम्मेदारी है, सेल नहीं है तो सेल्स की जिम्मेदारी है। तो सभी के सभी डिपार्टमेंट अपने अपने काम के लिए प्रति जिम्मेदार है। तो ये अगर ये एक्टिविटीज़ को क्या करेंगे? अगर ये एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट भी करेंगे तो इनका सबसे पहला काम पता क्या है? अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना। ये अपने अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है जी। दूसरा बेटा इसके अंदर ना इनको अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं करना, इनको एक काम और भी करना है बेटा, इनको दूसरे डिपार्टमेंट से भी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है। प्रोडक्शन वाले को सेल्स वाले से भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन करना है, प्रोडक्शन वाले को परचेज वाले से भी कोऑर्डिनेट करना है। समझ में आए ना? आ रही ना बात? प्रोडक्शन वाला जो है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वो सेल्स वाले से कोऑर्डिनेट करेगा। क्यों? वो सेल्स वाले से पूछेगा भाई साहब आपके लिए क्या सामान बनाना है बता दो, और परचेज वाले को बोलेगा भाई साहब मेरे कोई सामान खरीद के ला दो। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों को 2 जगह कोऑर्डिनेशन लगाना पड़ता है, अपने इधर वाले डिपार्टमेंट से भी लगाएगा, अपने इधर वाले डिपार्टमेंट से भी लगाएगा, प्लस में अपनी खुद के डिपार्टमेंट में लगाएगा ही लगाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि अगर उसके खुद के डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट का स्टाफ आपस में लड़ रहा है, तो भी काम नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो मिडिल लेवल वालों को बेटा बैलेंस करना पड़ेगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट बैलेंस द एक्टिविटीज़ विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से अपनी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करेगा, प्लस में अपने डिपार्टमेंट की भी करेगा। लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल वाले बेचारे किससे डील करते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते कौन है? सर इसमें आते सुपरवाइजर वगैरह। तो ये तो डील किससे करते हैं? वर्कर से डील करते हैं। तो इनको ना वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि वर्कर आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करे, वर्कर आपस में मिलजुल के काम करे, वर्कर आपस में लड़ाई ना करे। ठीक है जी, ताकि कंपनी के जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो जाए, जो कंपनी ने टारगेट्स दिए हैं। समझ में आती बेटे बात कि सारे जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए। ठीक है जी। आप इतना पेपर में लिख के आओगे ना बेटा, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके टीचर ने पूरे नंबर देने हैं। ठीक है, आपका टीचर खुशी के मारे पागल हो जाएगा कि बच्चे ने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर किया हुआ है। ये पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है बेटा। अगर आपने एज इट इज़ लिखा, आपका टीचर खुश होकर ऐसे नंबर बांटेगा, पागल हो जाएगा तुम्हारे पर। वो तुमसे ऐसे ही बोलेगा क्यों नंबर करता है, नंबर पर क्यों तुम मरता है। चलो फटाफट पढ़ते हैं बेटा लास्ट पॉइंट। कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजर। सर ये तो देखो एक ना ऐसे मेरे को पर्सनली मानना है, बढ़ा दिया एक पॉइंट इन्होंने। ठीक है, मतलब ये आपको पहले से पता है कि कोऑर्डिनेशन जो है ना बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजर, किसी भी फर्म का मैनेजर का। ठीक है जी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अगर हमने नहीं किया तो लॉन्ग टर्म तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। एक बार को ऐसा हो सकता है कि थोड़ा ठीक है छोटा मोटा कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, छोटा मोटा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप अभी सर्वाइव कर जाओगे, थोड़ी देर और सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन थोड़ी देर और सर्वाइव कर जाओगे, लेकिन लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं करोगे अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो। सर कोऑर्डिनेशन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं, कब तक सर्वाइव कर लेंगे? ठीक है, डिपार्टमेंट आपस में लड़ रहे हैं, डिपार्टमेंट में आपस में आग लगी हुई है, तो एक न एक दिन तो आग से पूरा घर जलेगा ना बेटे। ठीक है जी, तो ये था हमारा
कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने क्या पढ़ाया आपको कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस क्यों है। ठीक है जी, तो हम लोग इसके अंदर बेटा आगे पढ़ेंगे अब फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो चलते हैं हम लोग फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा अब फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, और फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा आसान भी है क्योंकि इसके 2 या 3 फीचर ना मैनेजमेंट से भी मिलते हैं और वो आगे हर जगह मिलेंगे। तो फीचर्स ना थोड़े से अच्छे लगेंगे आपको जब भी पेपर में आएंगे। तो फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन पे चलते हैं बच्चे। फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन का पहला फीचर है ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। देखो रियलिटी बात तो ये है कि कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत सिर्फ वहीं पर है जहाँ पर ग्रुप्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वहीं तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जहाँ पर अकेला आदमी काम करे वहाँ पर क्या कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पर अकेला आदमी काम करते हैं ना वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल बताऊँ, क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं ना। उन 11 प्लेयर्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना कैप्टन का सबसे बड़ा काम होता है। सर कैप्टनसी बहुत ही टफ टास्क है, कैप्टनसी कोई आसान काम नहीं है। कैप्टनसी आसान काम नहीं है क्योंकि कैप्टनसी में क्या करना पड़ता है, 11 लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट करना है, ग्रुप एक्टिविटी है ना। वहीं पर आपने एक गेम देखा होगा टेनिस, देखा है, एक प्लेयर का नाम सुना होगा आपने, नडाल, राफेल नडाल, राफा के नाम से फेमस है। नडाल, जोकोविच, पीट सम्प्रास, सुने, रॉजर फेडरर तो सबने सुना ही होगा, द गॉड ऑफ द टेनिस, रॉजर फेडरर, आंद्रे अगासी हमारे टाइम के, तुम्हारे टाइम पे रॉजर फेडरर, नडाल वगैरह है। हम जिस उम्र में हम लोगों ने टेनिस देखा बेटा बोरिस बेकर से। चलो तुम लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना होगा बोरिस बेकर का। वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक। टेनिस के अंदर ना एक बंदा खेलता है, क्या उसमें ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की ना, अकेले ने खेलना है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात सिंपल से समझ में आती है, क्रिकेट टीम के अंदर 11 प्लेयर होते हैं इसलिए वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। टेनिस के अंदर एक ही बंदा खेल रहा होता है, कोई कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं है। अकेले बंदे को जहाँ पे परफॉर्म करनी होती है अपनी ड्यूटी वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर उसको ग्रुप में काम करना होता है वहाँ पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। एक बार फर्स्ट पॉइंट रीड कर लें। द कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाइज टू द ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन कहाँ पे अप्लाई होता है, जहाँ पे ग्रुप एफर्ट्स होते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन व्हेन द सिंगल पर्सन इज वर्किंग। जहाँ पर सिंगल पर्सन काम कर रहा था वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, इंश्योर द यूनिटी ऑफ द एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है, एफर्ट्स को यूनाइट करना, सारे इंडिविजुअल के एफर्ट को यूनाइट करना है। सारे, एक बंदा यहाँ काम कर रहा है, एक बंदा यहाँ काम कर रहा है, एक बंदा यहाँ काम कर रहा है, एक डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहा है। कोऑर्डिनेशन का काम है सबको, सबके एफर्ट्स को यूनाइट करो, एक जगह लगा दो कंपनी के गोल को अचीव करने में। दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का काम क्या, तो कंपनी के सारे एक एक इंडिविजुअल के एफर्ट्स को यूनाइट करो, और उसको यूनाइट करके कहाँ लगा दो, कंपनी के गोल अचीव करने में। लो कंपनी तुम्हारा गोल इनके सबके एफर्ट से मिलकर अचीव हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्पैसेस ऑन द यूनिटी ऑफ द एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन हमेशा किस पे एम्पैसेस करता है, किस पे जोर देता है, एफर्ट्स को यूनाइट करने में। ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल बिकॉज द कन्फ्लिक्ट में डैमेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर सारे इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को यूनाइट नहीं किया गया, अगर किसी भी इंडिविजुअल में किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट रहा तो वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को ही डैमेज करेगा। ठीक है जी, फटाफट चल रहे आगे। कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, कहाँ चल रहे, कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस क्या है बच्चे, कॉन्टीन्यूस कोऑर्डिनेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। द मैनेजर कंटिन्यूसली मेंटेन द कोऑर्डिनेशन। सर कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन। एक कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में लगाया फिर बंद कर दिया, छोड़ हो गया कोऑर्डिनेशन, फिर आपने बीच में लगाया फिर सो गए आपने सोचा छोड़ना ना, हम स्टार्टिंग में लगाएंगे ना बीच में लगाएंगे, हम एंड में कोऑर्डिनेट कर लेंगे सब कुछ। ना बेटा, ऐसा ना हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन आपको स्टार्टिंग से लेके ना एंड तक लगाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बीच में थोड़ी सी लीनियंसी बरत देना, ऐसा हो सकता है बीच में थोड़ी थोड़ी लीनियंसी बरत देंगे, पर छोड़ेंगे नहीं। शुरू से लेके एंड तक कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे। यार बनाएंगे तो अपने लिए अच्छा है ना, और नहीं बनाएंगे तो अपने लिए बेकार है, तो अपने लिए बेकार क्यों करना। तो कोऑर्डिनेशन हमें कैसे मेंटेन करना है, शुरू से लेके एंड तक। और शुरू से लेके एंड तक मेंटेन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। द कोऑर्डिनेशन इज द नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजर कंटिन्यूअसली मेंटेन द कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी।
इसके बाद है बच्चे हमारे पास परवेसिव फंक्शन। क्या है हमारे पास? परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में हर जगह। यहाँ पर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन ना बेटा मैनेजमेंट के हर एक लेवल पे ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की। टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी ज़रूरत है, पढ़ाया भी पीछे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, लोअर लेवल में भी चाहिए, प्लस में हर एक डिपार्टमेंट में भी चाहिए। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन इज अ यूनिवर्सली फंक्शन, ये एक यूनिवर्सल फंक्शन है। इट इज़ रिक्वायर्ड एट द एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जरूरत है इसकी। डिपार्टमेंट टू परफॉर्म द फंक्शन, ताकि डिपार्टमेंट इस फंक्शन को क्या कर सके? परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। 5 पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। सर कोऑर्डिनेशन क्या करना टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है क्या? ये जो बीच वाले बैठे इनका कोई फ़र्ज नहीं बनता कोऑर्डिनेट करने का? सर सबका फ़र्ज है। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी करेगा, मिडिल लेवल वाले भी करेंगे, लोअर लेवल वाले भी करेंगे। सभी मैनेजर की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेट करने की। सभी को अपने अपने लेवल पे कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। एक भी बंदा नहीं करेगा तो भी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है वो डैमेज होंगे। कोऑर्डिनेशन इज़ नॉट द टास्क ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। खाली टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम थोड़ी है। इट रिक्वायर इन द मिडिल लेवल एज वेल एज द लोअर लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी क्या करना पड़ेगा? आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हम लोग छठे पॉइंट पे चल रहे हैं, डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या होता है यार? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेलिब्रेट फंक्शन? सर डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब होता है क्या होता है? जब एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम करते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूज़न, जब उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, वो उनके बीच में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं आ रही, तो हम इसको बोलते हैं डेलिब्रेटली फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेलिब्रेटली फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। क्यों कर रहा है वो कोऑर्डिनेशन? ताकि उसके एम्प्लॉयज़ के बीच में एक कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना आए, सबको अपना अपना काम पता हो, सबको एक दूसरे के साथ जो जुड़ना है, कैसे जुड़ना है, कैसे एक दूसरे की मदद करनी है, कैसे एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है, कैसे एक दूसरे से मिल के साथ कंपनी के गोल को ऑब्जेक्ट करना है, सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। यही तो है। बगैर कन्फ्यूजन के काम करेंगे तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है। विदाउट कोऑर्डिनेशन एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल कैन नॉट बी यूनाइटेड। कोऑर्डिनेशन के बगैर तो एफर्ट्स हम इंडिविजुअल के यूनाइट कर ही नहीं सकते। ठीक है जी। तो हमने पढ़ा क्या? कोऑर्डिनेशन के फीचर, 6 फीचर है जी, रट्टा मार लो। पहला क्या था भाई? ग्रुप एफर्ट्स। दूसरा क्या था? यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। तीसरा क्या था? कंटिन्यूस प्रोसेस। चौथा क्या था? यूनिवर्सल। पांचवा क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर। छठा क्या था? डेलिब्रेट। ठीक है जी। आप ऐसे याद रखें कितने फंक्शन थे। जब भी आपको ऐसे किसी के भी फीचर्स याद करने हैं तो आपने ऐसे देखना कि पहले ऐसे मेमोरी टेक्निक है, पहले ऐसे देखें, अच्छा 6 फंक्शन है तो आपको ऐसे ही बात याद रहेगी, 6 चीज़ें याद रखनी है। एक भी भूलोगे ना दिमाग क्लिक करेगा, अच्छा 5 है ना, नहीं यार छठा क्यों नहीं याद आ रहा। एक दो बार रिवाइज करोगे इस तरीके से तो 6 के 6 आपको सारे पॉइंट हमेशा याद रहेंगे। तो मैंने बोला 6 फंक्शन है। पहला कौन सा है? ग्रुप एफर्ट्स। दूसरा कौन सा है? यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। तीसरा कौन सा है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। चौथा कौन सा है? परवेसिव। छठा कौन सा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। पाँचवा कौन सा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। छठा कौन सा है? डेलिब्रेट फंक्शन। क्लियर है जी? याद रखो, ऐसे 2-3 बार रीड करोगे दिमाग में घुस जाएगी बात। ठीक है जी। तो चलते हैं आगे लास्ट पॉइंट पे, कोऑर्डिनेशन के। तो लास्ट पॉइंट है बेटा हमारे यहाँ पे नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है जी। इसको इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन की इम्पॉर्टेंस क्यों है हमारे यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। क्लियर है? तो आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? ग्रोथ इन साइज़। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है ना बेटा साइज़ के अंदर, तो बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। जब बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों को के साथ क्या होता है कि हर बंदे का अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। हर बंदा अपने अपने तरीके से सोच रहा है, हर बंदे के अपने अपने कुछ पर्सनल टारगेट्स हैं। तो उनके ऑब्जेक्टिव जब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जब हो जाएंगे ना, तो कई बार क्या होगा कि हर बंदा अपने अपने तरीके से अपने अपने लिए काम करेगा। लेकिन हम मैनेजर हैं, हमें क्या करना है? हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स को, सबके एम्प्लॉयज़ के अपने अपने एफर्ट्स को कंपनी के ग्रुप एफर्ट्स में मिलाना है, ताकि हम कंपनी के गोल को अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन जब बहुत बड़ी होती है ना, तो बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है कि हर बंदा अपने अपने तरीके से ना काम करे, सब मिल के काम करें। ठीक है? ताकि हमारे कंपनी के गोल अचीव हो जाए। तो हम लोग करते क्या है, हम लोग जब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो हम सबको समझाते हैं कि हमें मिल के काम करना है।
इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से काम नहीं करना है, इंडिविजुअली नहीं भगना है अलग 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 अलग। ठीक है, आपके इंडिविजुअल गोल भी अचीव होने चाहिए, लेकिन मेन काम क्या है, कंपनी का गोल अचीव होना चाहिए। और कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल गोल को, जो उनके इंडिविजुअल गोल हैं उनको यूनाइट करना पड़ेगा, उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सभी लोगों को आपस में मिला के चलना पड़ेगा। तो बढ़ते द नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन इज इंक्रीज, कोऑर्डिनेशन की जरूरत जब ज़्यादा बढ़ जाती है इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, देयर द मोर नंबर ऑफ द पर्सन वर्किंग, यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज ओन नीड, सबकी अपनी अपनी जरूरत है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं। सो देयर इज द मोर नीड ऑफ द यूनाइट द एफर्ट्स, तब ज़्यादा जरूरत पड़ जाती है इनके एफर्ट्स को क्या करने की, यूनाइट करने की टुवर्ड द कॉमन गोल, ताकि हम कंपनी के गोल को अचीव कर सकें। फिर क्या है, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन क्या कहता है बेटा, होता पता है क्या है कि हमने अपनी कंपनी के ना जो डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए। हमने क्या किया, अपनी कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। जब हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं तो बेटा अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बात तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट को अगर हम देखेंगे ना कहीं वो एक दूसरे से लिंक होते हैं बेटे। हर एक सारे डिपार्टमेंट क्या है, एक दूसरे से लिंक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे क्या है बच्चे, एक दूसरे से लिंक है। सेल्स वाले का काम किस पे डिपेंड है, प्रोडक्शन वाले पे। प्रोडक्शन वाले का किस पे डिपेंड है, परचेज वाले पे। परचेज वाले का किस पे डिपेंड है, फाइनेंस वाले पे। ये पैसा देगा तो ये माल खरीदेगा, ये माल खरीदेगा तो ये माल बनाएगा, ये माल बनाएगा तो वो माल बेचेगा। वो बेचारा ऑर्डर लिया है, इसने बनाया नहीं, तो काम नहीं चल पाएगा ना। तो चारे डिपार्टमेंट में हमें क्या होना चाहिए, साथ में कोऑर्डिनेट होना चाहिए, बेस्ट कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी हम आपस में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट डिपार्टमेंट। हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिवाइड कर रखा है। दिस डिपार्टमेंट आर द इंटरलिंक्ड एंड द इंटरडिपेंडेंट। ये डिपार्टमेंट क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। एक काम नहीं करेगा तो दूसरे का काम भी नहीं होगा। सो देयर इज़ अ मोर नीड ऑफ द कोऑर्डिनेशन। तो इनके अंदर कोऑर्डिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो कंपनी का काम नहीं होगा। सर मैंने आपको लास्ट उसमें ना बताया भी था कि अगर ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ना करें ना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो सबका काम क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मैंने बताया था ना अभी, सेल्स प्रोडक्शन वाला ना काम करे तो सेल्स वाले का काम रुक जाएगा, परचेज़ वाला ना करे तो प्रोडक्शन वाले का काम रुक जाएगा, फाइनेंस वाला पैसा ना दे तो परचेज़ वाले का काम रुक जाएगा। ठीक है जी। स्पेशलाइजेशन, सर स्पेशलाइजेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। ठीक है, होता क्या है कि कंपनीज़ में आजकल ना मॉडर्न एरिया के अंदर क्या होगा कि बहुत सारे ना स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मल्टीनेशनल बिजनेस हो चुका है, तो हमने ना बहुत सारे स्पेशलिस्ट रखे हुए हैं। स्पेशलिस्ट क्या होते हैं कि ना वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना बेटा, उनको लगता है कि ना वो हमेशा सही डिसीजन लेते हैं। अब उसको लग रहा है कि वो सही डिसीजन ले रहा है, सेकंड वाले को लग रहा है कि वो सही डिसीजन ले रहा है, उसको लग रहा है कि वो सही डिसीजन ले रहा है, उसको लग रहा है वो सही डिसीजन ले रहा है। कंपनी के अंदर बहुत सारे स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े विद्वान हैं, और हर एक विद्वान को क्या लग रहा है, मैं सही हूँ, मैं अपना काम सही तरीके से करता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे हर चीज़ की नॉलेज है। ये जो मैंटेलिटी है ना बेटा, ये मैंटेलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ये मैंटेलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान हूँ। और स्पेशलिस्ट लोगों के अंदर ना ये बात कहीं ना कहीं आ जाती है। मैनेजर को ये बात सबको समझाने की ज़रूरत है कि हाँ आप बहुत बड़े विद्वान हो, लेकिन आप पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर अपनी स्पेशलाइजेशन में बहुत बड़े विद्वान हो, उसके अंदर हम आपको चैलेंज नहीं कर रहे। पर हर एक बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट का विद्वान है, हमें एक दूसरे को रेस्पेक्ट पेड करने की ज़रूरत है। एक विद्वान से सब सारे विद्वानों के काम नहीं चलेंगे, हर बंदा अपनी अपनी बुद्धिमानी से काम करेगा। ठीक है जी। अब मैनेजर का काम क्या है कि भैया वो अलग विद्वान है, ये अलग विद्वान है, ये अलग विद्वान है, ये अलग विद्वान है, इन सब के अंदर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठवाना। इन सब के अंदर क्या है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठवाना, ताकि ये सारे लोग अपने अपने तरीके से काम ना करने लग जाएं। अगर ये सारे अपने अपने तरीके से काम करने लग गए ना, तो कंपनी का जो गोल है वो कभी अचीव नहीं हो सकता। और हमारा टारगेट्स क्या है, कंपनी के गोल्स को अचीव करना, कंपनी के लक्ष्य को अचीव करना। समझ में आती बात, पढ़ लेते एक बार फटाफट। इन द लार्ज एंड द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, जो आजकल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ द स्पेशलाइजेशन। यहाँ बहुत बड़े लेवल पे और स्पेशलाइजेशन की जरूरत है बच्चे। द स्पेशलिस्ट और द एक्सपर्ट फील्स दैट दे आर ओनली द क्वालिफाइड। इन स्पेशलिस्ट को क्या लगता है कि खाली यही क्वालिफाइड है।
दे ऑलवेज टेक द राइट डिसीजन, ये हमेशा सही फैसले लेते हैं। दे आर द वेरी स्पेशलिस्ट आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट काम कर रहे होते हैं। इफ़ द ऑल ऑफ देम वर्किंग इन द ऑन वे, सब के सब अपने अपने तरीके से काम करने लग जाएँ, देन इट विल द रिजल्ट नेगेटिव, तो कंपनी के लिए नेगेटिव रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, क्योंकि सबके सब अपने अपने तरीके से काम करेंगे तो यूनाइट नहीं हो पाएंगे ना सबके एफर्ट्स। सो देर इज़ अ नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्पेशलिस्ट, तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है मैनेजर को कि इन सारे स्पेशलिस्ट की एक्टिविटीज़ को क्या किया जाए, कोऑर्डिनेट किया जाए। ठीक है बच्चे, तो आज हमने क्या पढ़ा, कोऑर्डिनेशन। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फ्यूचर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, फिर हमने पढ़ा नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन को हमने कंप्लीट एक वीडियो में ख़त्म किया है, पूरा अच्छे से कोऑर्डिनेशन समझाया बेटे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपने कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगर आपको बहुत बढ़िया समझ में आया है, ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बोलूँ बेटा, हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोज़ है ना, आप वो हॉरिजॉन्टल करके देखें फ़ोन को, ठीक है जी, फ़ोन को हॉरिजॉन्टल करके देखें, वर्टिकल में ना देखें, ठीक है। फ़ोन को हॉरिजॉन्टल करके देखेंगे तो आपको जो बोर्ड का व्यू है वो बहुत अच्छा आएगा। क्लियर है बच्चे। और अगर आपको कोऑर्डिनेशन के अंदर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को ना बेटा 1 से 2 बार देखना, 100% है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर ना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट सेंड कर देंगे, वी विल सोल्व आउट योर डाउट। ठीक है जी, ओके, गुड बाय।